Hello everyone. This is Supriya Mishra and today I am going to teach you human reproduction. सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये जानते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं मेल बॉडी वो अपने जैसा ओन जैसा रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। तो बोलते हैं वीवी पेरस फॉर्म में करती है, मतलब वीवी पेरस होती है यानी बेबी डिलीवर करती है, ठीक है। इसी से समझ में आए। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्शन या फिर मेल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मतलब गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन में स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं या फिर एग के फॉर्मेशन को ओवोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। आफ्टर हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंसेमिनेशन पढ़ना है, जिसमें क्या होता है स्पर्म जो होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जो स्पर्म होता है वो एग को फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है। फिर हम लोग को इम्प्लांटेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गैस्टेशन पढ़ना है, फिर पार्चुरेशन पढ़ना है। पार्चुरेशन, इन सारे प्रोसेसेस को पढ़ने के हम लोग को ये जानना है कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में पाए जाते हैं और कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में पाए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जानते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो आउट ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई मैम यहाँ पे मेल बना रही है, ये बना रही है मेल है ये, तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। कैसे होता है ये, देखिए अगर मैं ये बॉडी कैविटी बना रही हूँ, ये बॉडी कैविटी है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक रीजन में होता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये देखिए मैं स्क्रॉटम बना रही हूँ, ये आउट ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल मतलब हमारे बॉडी कैविटी जो होती है स्केलेटल मसल से बनी है, ठीक है। इस स्केलेटल मसल का एक पार्ट स्क्रॉटम के अंदर के वॉल को कवर करती है, ठीक है? और जिस कैनाल से ये कवर करती है, कैनाल के थ्रू ये पार्ट आता है से, तो इस कैनाल को बोलते हैं इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल, ठीक है। इस कैनाल से स्केलेटल मसल का एक लेयर आता है जो स्क्रोटम के अंदर के वॉल को कवर करता है, ठीक है। इस वॉल को बोलते हैं क्रीमेस्टर, ठीक है। ये बात समझ में आई। एक अनदर पार्ट आता है जो इस वॉल को कवर करता है, इसको बोलते हैं डार्टस। ये क्रीमेस्टर एंड डार्टस क्या करते हैं, स्क्रॉटम के जो स्क्रॉटम का जो पोजिशनिंग होता है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, पोजिशनिंग करते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, इसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। स्क्रॉटम के जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए। नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, इससे थोड़ा कम होना चाहिए, आइदर 34.5 होना चाहिए, ठीक है,
या फिर 34 होना चाहिए या फिर 34.5 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद से ये क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, एक तो पोजिशनिंग में हेल्प करते हैं, ये क्रीमेस्टर क्या करता है, स्क्रॉटम को बॉडी की तरफ खींचने का काम करता है, ठीक है, बॉडी की तरफ ले जाता है। और डार्टस क्या करता है, डार्टस जब कॉम्पैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये स्क्रॉटम को क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इसकी पोजिशनिंग में हेल्प हो रही है और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये पूरा स्क्रॉटम है, ठीक है, देखिए स्क्रॉटम, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब इसमें देखिए स्क्रॉटम के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, स्क्रॉटम के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, आ रही है यहाँ पे, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। ये पेयर ऑफ जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का जो साइज होता है, ठीक है, वो इसकी विड्थ क्या होती है टेस्टिस का, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, एंड लेंथ क्या होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत इजी है लर्न करना। टेस्टिस का चौड़ाई क्या होता है 3 to 4 सेंटीमीटर होता है और लेंथ क्या होता है 4 to 5 होता है, ये पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एक डेंस कवरिंग से कवर होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इस टेस्टिस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे में बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, अराउंड 250 में, मतलब ईच टेस्टिस में 250 के नंबर में लोग कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। ये कंपार्टमेंट टेस्टिस में होता है, इसलिए इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, समझ में आया। और ये क्या था, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगर मैं टेस्टिस को जूम करके बनाऊं तो कैसे बनेगा, टेस्टिस बना रही हूँ, ये रहा टेस्ट, एक टेस्टिस मैं बना रही हूँ, इसके अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोब्यूल्स पाए, ये कितनी अराउंड 250 के अराउंड में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस लोब्यूल के अंदर, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, इस लोब्यूल के अंदर बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, 1 to 3, मतलब ईच लोब्यूल में 1 to 3 लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ट्यूब्स पाए जाते हैं, समझ में आया। तो देखिए मैं अगर लोब्यूल बना रही हूँ, मान लीजिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर मैंने लोब्यूल बनाया था, ये एक लोब्यूल है, ठीक है, लोब्यूल है, इस लोब्यूल के अंदर मैं छोटे छोटे ऐसे, जो इसको मैंने लोब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है मैंने, ठीक है, तो 1 to 3 ट्यूब्स पाए जा रहे थे, ठीक है, उसको कट किया तो ऐसे दिख रहा है। इस ट्यूब को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इस ट्यूब को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल,
ट्यूब्यूल। मतलब देखिए टेस्टिस के अंदर 250 क्या पाए जा रहे थे, लोब्यूल, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जा रहा था। और सभी लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं। ठीक है, उस मैंने लोब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पीएस ऑफ ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ खाली स्पेस आप लोगों को दिख रहा है ना, इस खाली स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्स सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जा रहा है इसलिए इन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, या तो इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं या फिर लेडिक सेल इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, लेडिक सेल। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए आप देखिए ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर भी 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। ह्यूज सेल्स पाए जाते हैं। इन ह्यूज सेल्स को बोलते हैं सर्टोली सेल। या फिर इन्हीं को बोलते हैं नर्व सेल। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल। टेंटाकुलर सेल। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए इंटरस्टिशियल सेल जो है, जिसको लेडिक सेल बोलते हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स की वजह से ही मेल बॉडी मेल कहलाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब ये स्पर्म फॉर्मेशन में, ठीक है, हेल्प करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो ये लेडिक सेल जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे ये रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, इसके अंदर ये सर्टोली सेल है और इन बिटवीन द सर्टोली सेल देयर इज अनदर सेल विच इज नोन एज मेल स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, या फिर मेल जर्म सेल। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेल स्पर्मेटोगोनिया, आइदर इसी को बोलते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेल स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल। यही डिवीजन करते हैं और ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो लेडिक सेल पाए जाते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, एंड्रोजन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन्स है, लेकिन हम लोगों को टेस्टोस्टेरोन पढ़ना है। तो ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। ठीक है, जब ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज या सिक्रीट करते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे आता है मेल स्पर्मेटोगोनिया के पास। ठीक है, और ये मेल स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। समझ में आया। ये सर्टोली सेल क्या करता है, इस स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है, तो स्पर्म को भी न्यूट्रिशन चाहिए ना, तभी तो वो ग्रो करेगा। तो ये सर्टोली सेल क्या करता है, इस स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म फॉर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ऑल्सो ये सर्टोली सेल क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल को बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या करता है सर्टोली सेल, उस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब इस टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने का काम करता है। जब टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर आता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो ये सर्टोली सेल से निकलने वाला केमिकल जो होता है वो क्या करता है, उस टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है। ठीक है, कैसे देखिए मैं दिखा रही हूँ। मान लीजिए कि कोई भी एक छोटा ह्यूमन भी मतलब बेबी है, मेल है अगर वो, ठीक है, तो एक एज के पास बाद से वो क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि छोटे मतलब 1 साल का है और स्पर्म फॉर्मेशन करने लगेगा। ठीक है, एक एज के बाद
तो अराउंड 13 के बाद उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जिसमें सेकेंडरी एंड प्राइमरी बोथ सेक्सुअल कैरेक्टर उनके अंदर विजिबल मतलब विजिबल होता है, विच कैन वी कैन सी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। हाँ, उनके बॉडी में, मेल बॉडी में, मैं ये ह्यूमन का ब्रेन बना रही हूँ। तब मैं ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बना रही हूँ। तो ये ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन के सेरेबेरम पार्ट में यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है। तो उसमें क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन, एक सेक्स हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज करता है। ठीक है, GnRH क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे पास एक और ग्लैंड पाया जाता है, तो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब एक्ट करता है तो ये पिट्यूटरी क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन ट्रोपिन रिलीज करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब ये गोनाडोट्रोपिन क्या होता है, दो टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं। पहला देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल किसको बोला जा रहा था, रेडिक सेल को। ठीक है, तो ये क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में वो पाए जाते हैं, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यहाँ मैंने बनाया था, देखिए ये इंटरस्टिशियल जो सेल्स पाए जाते हैं, इनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। जब इनको स्टिमुलेट करता है तो ये टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है। ये इंटरस्टिशियल सेल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरॉन किसके पास जाता है, स्पर्मेटोगोनिया के पास जाता है, या मेल जर्म सेल के पास जाता है। तो मेल जर्म सेल अल्टीमेटली क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये सारा टेस्टोस्टेरॉन मेल जर्म सेल के पास या फिर स्पर्मेटोगोनिया के पास नहीं जाता है। ठीक है, रिमेनिंग टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, हमारे ब्लड पे, मतलब मेल बॉडी के ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन पे। ठीक है, मतलब टेस्टोस्टेरॉन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, तो ये जब टेस्टोस्टेरॉन यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया के पास आ जाता है। ऐसे ही
ये जो फॉलिकल सेल है ये क्या करता है, फॉलिकल सेल किसके पास जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल क्या करता है, देखिए ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल यहाँ पे आता है सर्टोली सेल के पास, ठीक है। और ये सर्टोली सेल क्या करता है, ये सर्टोली सेल है, ये क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, इस केमिकल बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब एंड्रोजन को बाइंड करने के लिए, एंड्रोजन कौन है यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन इज एंड्रोजन, ठीक है। इसको बाइंड करता है यहाँ पे, जब टेस्टोस्टेरोन इस सेल में आता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म प्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ मिलके इसको बाइंड कर लेता है, ठीक है। समझ में आया, मतलब 13 के एज में क्या हो रहा है कि हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है कि स्पर्म फॉर्मेशन का टाइम हो गया है या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर विजुअल होने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लेडिक सेल क्या किया है, लेडिक सेल क्या किया है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, स्पर्म फॉर्मेशन होने लगा है, ठीक है। ऑल्सो ये सर्टोली सेल जो पाए जा रहे थे वो क्या किया है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज किए हैं, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या किया है, टेस्टोस्टेरोन से बाइंड कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या किया है, इसके मतलब यहाँ पे जाने के बाद स्पर्म फॉर्मेशन किया है, प्लस ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ले आता है, जिसकी वजह से बॉयज में मतलब मेल में क्या होता है, जब 13 प्यूबर्टी के आने के बाद से क्या होता है, उनकी वॉइस हैवी हो जाती है, ठीक है, वॉइस हैवी हो जाती है, हैवी मसल वेट हो जाते हैं, मतलब कल को जो लड़का आपको एकदम पतला सा दुबला सा दिखेगा वो प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद से उनके मसल्स वेट मसल जो होता है वो हैवी हो जाता है, ठीक है। फिर दाढ़ी आने लगती है उनके अंदर या फिर मूछें आने लगती हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जब एक ऐसा टाइम आएगा कि टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगे, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि ये टेस्टोस्टेरोन है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिलीज, तो जब यहाँ से बहुत ज्यादा रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन तो ये वापस से कहाँ पे आता है, ये आता है यहाँ पे, ठीक है, पिट्यूटरी के पास आता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी के पास जब आता है तो पिट्यूटरी के सेल्स के साथ, मतलब पिट्यूटरी के पास रिसेप्टर पाए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के, तो ये पिट्यूटरी सेल के साथ बाइंड कर लेता है, ठीक है, और उनको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करने से रोकता है, ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन जब बहुत जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, ठीक है, और उनको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करने से रोकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। व्हेन समथिंग स्टॉप its own production by going back to its parent, then the process is known as negative feedback mechanism, ठीक है, समझ में आया इतनी बात। ऐसे ही तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसे हो जाता है। अब क्या होता है, ऐसे ही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन रिलीज कर रहा था, सर्टोली सेल, ठीक है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है तो वो क्या करता है, वो फिर ऐसे ही सर्टोली सेल के पास जाता है, ठीक है, सर्टोली सेल के पास जाता है तो सर्टोली सेल एक और केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनहिबिन, सर्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करता है, ठीक है, इनहिबिन, ठीक है। ये इनहिबिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने से रोकता है, ठीक है, समझ में आया, जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता है, ठीक है, और वो सर्टोली सेल के पास नहीं जाता है या फिर क्या बोलते हैं, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनने से रोकने लगता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब मैंने ऐसे बनाया था यहाँ पे स्क्रोटम, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बनाया है ना, ये जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है तो ये स्पर्म क्या करता है, छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू बाहर आते हैं,
ट्यूब को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बना रही हूँ। बहुत छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू ऐसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, इन ट्यूब्स को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई, ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टी इज नॉट मेंशन इन सीआरटी। ठीक है, तो ये ट्यूबुलाई रेक्टी के थ्रू स्पर्म का क्या हो रहा है, लोब्यूल से बाहर निकल रहा है। जब लोब्यूल से बाहर निकलता है तो ये ट्यूबुलाई रेक्टी मतलब ये सारे ट्यूब्स जो हैं वो आपस में जुड़ के नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बनाते हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़ के ऐसे ऐसे यहाँ पे ये आपस में ये जुड़ के क्या बोलते हैं, एक बहुत सारे नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब्स के। ठीक है, इन ट्यूब्स को बोलते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, इन ट्यूब्स को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस, ठीक है, समझ में आया। ये ट्यूब्स क्या करते हैं, फिर आपस में जुड़ के इन ट्यूब से बाहर की तरफ एक ट्यूब जाती है, आपस में जुड़ के बाहर की ओर कुछ ट्यूब्स निकलती हैं। इन ट्यूब्स को बोलते हैं वासा एफरेंसिया। ठीक है, वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया। ठीक है, ये ट्यूब्स क्या हुए हैं, आपस में मिलके बहुत सारे ट्यूब, कौन, रेटेटेस्टिस आपस में मिलके बहुत सारे ट्यूब्स बनाते हैं। इन ट्यूब को क्या बोलते हैं, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया से देखिए कहाँ था, पहले लोब्यूल में थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल में स्पर्म थे। ठीक है, इन लोब्यूल से क्या हुआ है, ट्यूबुलाई रेक्टी के थ्रू रेटेटेस्टिस में स्पर्म चले गए हैं। ठीक है, स्पर्म उसके बाद से वासा एफरेंसिया से टेस्टिस से बाहर चले गए हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई पूछेगा स्पर्म टेस्टिस किसके थ्रू बाहर निकलते हैं तो वो किसके, वासा एफरेंसिया के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वासा एफरेंसिया आपस में मिलके बहुत सारे एक बड़ा सा ट्यूब बनाता है। ठीक है, आपस में मिलके बहुत सारा ट्यूब बनाता है। इन ट्यूब्स को इस ट्यूब को बोलते हैं एपिडिडाइमस। ट्यूब को बोलते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, स्पर्म कहाँ आ गया है, वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमस में, मतलब आउट ऑफ द टेस्टिस आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, स्पर्म यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म ये एपिडिडाइमस एक ट्यूब के थ्रू बाहर की तरफ निकलता है, एक लास्ट ट्यूब निकलता है यहाँ से, बना रही हूँ यहाँ देख कर रही हूँ। तो यहाँ पे एपिडिडाइमस बनाया है। ठीक है, एपिडिडाइमस है। ठीक है, इस एपिडिडाइमस के वास्ते एक और ट्यूब निकली होती है, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस से स्पर्म बाहर आता है, ये देखिए वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है ऐसे। ठीक है, बाहर निकलता है, यहाँ से स्पर्म बाहर आता है। तो मैं अगर यूरेटर बना रही हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग फिगर बना रही हूँ।
ये मैं यूरेटर बना रही हूँ, यूरिनरी ब्लैडर। ये पाया जाता है, ये ऑर्गन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। और ये यूरेथ्रा होता है, ठीक है। समझना, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से बूंद बूंद करके यूरिन बाहर निकलता है। तो जब यहाँ से एपिडिडाइमस मैंने बनाया था, एपिडिडाइमस से यहाँ से ये मैंने यहाँ पर ये यहाँ पे एपिडिडाइमस था, इस एपिडिडाइमस से ऐसे लूप के जैसे, लूप के ऐसे आता है एक ट्यूब। इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस, वास ठीक है। ये एक लूप के फॉर्म में आता है, मतलब हैंग होता है यूरेटर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल होता है। ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है, वास डिफरेंस से जुड़ जाता है, सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस से जुड़ जाता है, और वास डिफरेंस में स्पर्म होता है। तो ये सेमिनल वेसिकल अपने सिक्रीशन को वास डिफरेंस को प्रोवाइड करता है, और वास डिफरेंस में जो स्पर्म पाए जा रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज पाया जाता है जो क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये दोनों एक ट्यूब के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पे ट्यूब बना रही है, ऐसे इधर भी आता है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सेमिनल वेसिकल पेयर में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे थे, एक डक्ट के थ्रू एक दूसरे से जुड़ रहे थे, इस डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट भी अपने सिक्रीशन को किसमें, उस स्पर्म में मिक्स करता है, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा था, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट भी पेयर में पाया जा रहा है, सेमिनल वेसिकल विच इज लीफ शेप के होते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, अपने सिक्रीशन को स्पर्म में स्पर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये इजैकुलेटरी डक्ट है, वो डायरेक्ट यूरेथ्रा में एंटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे एक और ग्लैंड पाया जाता है विच इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये डोनट शेप का एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, मैं दिखा रही हूँ कैसे। ये इजैकुलेटरी जो डक्ट है, ये क्या कर रहा है, पहले इस प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर, प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करता है, देन क्या होता है, ये यूरेथ्रा में एंटर करता है, ठीक है। समझ में आया, मतलब एक सेमिनल वेसिकल पाया जा रहा है, सेमिनल वेसिकल के बाद से क्या हो रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी अपनी सिक्रीशन को किस में डाल रहा है, सीमेन में, मतलब स्पर्म प्लस ये फ्रक्टोज जो सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट हो रहा था। इजैकुलेटरी डक्ट भी अपने सिक्रीशन को स्पर्म में सिक्रीट कर रहा है, और प्रोस्टेट ग्लैंड आयंस रिलीज करता है, आयंस सिक्रीट करता है, वो भी स्पर्म में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये सारे अल्टीमेटली किस में चले जाते हैं, यूरेथ्रा में,
ठीक है, मैं यहाँ पे यूरेथ्रा बना रही हूँ, यहाँ पे यूरेथ्रा था, ये यूरेथ्रा, आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक पी शेप का ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, ये भी पेयर में पाए जाते हैं, बट प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ग्लैंड कहलाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहलाता है। ये भी अपनी सिक्रेशन क्या करता है, सीमेन में सिक्रीट करता है, रिलीज कर देता है, और अल्टीमेटली यूरेथ्रा आउट ऑफ द बॉडी निकल आता है। ठीक है, ये अकम्पेन्ड बाय पीनस। ठीक है, ऑर्गन पीनस। ठीक है, समझ में आया। ये जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग, इस ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये टेस्टिस है जो स्क्रोटम के अंदर पाया जा रहा है, विच इज इन पेयर। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या पाया जा रहे थे, लोब्यूल्स पाए जाते हैं अराउंड कितने 250 के। ठीक है, टेस्टिस का चौड़ाई क्या होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, और लंबाई क्या होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें 250 के कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं और लेडिक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब इसमें स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है तो ये स्पर्म क्या छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। ठीक है, ये रेटिटेस्टिस आपस में मिलके एक और ट्यूब बनाते हैं जिनको वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। ठीक है, वासा डिफरेंशिया से टेस्टिस बाहर, स्पर्म बाहर निकलते हैं। ठीक है, स्पर्म बाहर निकलते हैं और किस में जाते हैं, एपिडिडाइमस में। ठीक है, एपिडिडाइमस में जब स्पर्म आते हैं तो यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद से एपिडिडाइमस से स्पर्म किसके थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू निकलता है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस से ये स्पर्म यहाँ आता है और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उससे वास डिफरेंस जुड़ जाता है। ठीक है, जिससे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल इस स्पर्म को क्या बोलता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस आपस में एक डक्ट के थ्रू जुड़ जाते हैं, उस डक्ट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है, अपने सिक्रीशंस किसको प्रोवाइड करता है, स्पर्म को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करके यूरेथ्रा में एंटर करता है। डायरेक्ट ये यूरेथ्रा में एंटर नहीं कर रहा है, पहले प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है, इस स्पर्म को कुछ अपना सिक्रीशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करने के बाद यूरेथ्रा में ये सीमेन या फिर स्पर्म चला जाता है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ही सीमेन का जो कलर आता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सीमेन का कलर के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल्सो सीमेन का जो स्मेल होता है वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे एक और पेयर ऑफ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, पीनस को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, और अल्टीमेटली यूरेथ्रा क्या था, आउट ऑफ द बॉडी निकल जाता है, विच इज अकम्पेन्ड बाय पीनस। ठीक है, समझ में आया। ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज ऑल्सो नोन एज यूरेथ्रल मीटर। ये चीज समझ में आई। देखिए पीनस के स्ट्रक्चर को मैं एक बार दिखा होता है, लीजिए कि
होता है। यहाँ पे एक लेयर पाया जाता है, मोस्ट लेयर पाया जाता है। ये लेयर यहाँ तक तो अटैच होता है, ठीक है। यहाँ के बाद ये लेयर अटैच नहीं, ठीक है। तो ये पीनस तो देखिए, ये जो एनलार्ज एरिया होता है पीनस का, उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस एनलार्ज एरिया को। और जो यहाँ पे एक लूज फोल्ड स्किन पाया जाता है, इसको बोलते हैं फॉर स्किन। ये स्किन जो होती है ये यहाँ पे तो अटैच होती है पीनस से, लेकिन यहाँ पे ये अटैच नहीं होती है, ये ऊपर हो सकती है, मतलब ऊपर जा सकती है फिर नीचे आ सकती है, ये कवर किए रहती है पीनस को, ठीक है। यहाँ के पार्ट को इसको ठीक है, और ये फॉर स्किन कहलाती है। इसके अंदर ओपनिंग होता है यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा यहाँ पे ओपनिंग पाया जाता है, तो क्या बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन करती हूँ, तो पीनस का अगर मैं क्रॉस सेक्शन करती हूँ, क्योंकि मैं आपको कल बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्या क्या पाया जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, देखिए ग्लैंस पेनिस एनलार्ज एरिया को बोला जा रहा है, ये पीनस है, ठीक है। इसके एनलार्ज एरिया को ग्लैंस पेनिस बोला जा रहा है। यहाँ पे एक स्किन की कवरिंग पाई जाती है, जो स्किन बहुत लूज होती है, ठीक है। ऊपर ये अटैच होती है, इसको साफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और नीचे बहुत अटैच नहीं होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फॉर स्किन बोलते हैं। कुछ रिलीजन्स में ऐसा होता है कि जब बेबी होता है तो इस स्किन को निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको सर्कमसीजर बोलते हैं, ठीक है। ये रिलीजन सेरेमनी होता है, रिलीजियस सेरेमनी होता है जहाँ पे इस स्किन को निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसी को सर्कमसीजर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, प्लस हमने जितने भी ग्लैंड्स पढ़े हैं इसमें उसके फंक्शन पढ़ेंगे, सारे ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है।